नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 अक्टूबर सन 2025। आज 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जा रहा है ताकि स्ट्रोक यानी लकवा के प्रति जागरूकता बढ़े, साथ ही लक्षण पहचान जाएं और समय पर इलाज मिल सके। सबसे पहले आज की सुर्खियां। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी। 1 जनवरी से लागू हो सकता है। 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को मिलेगा फायदा। मेधावी छात्रों के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार दे रही है स्कॉलरशिप का मौका। 30 नवंबर तक करें आवेदन। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए 30 अक्टूबर तक करें आवेदन, देनी होगी परीक्षा। हरियाणा कांग्रेस ने अनुशासन कमेटी गठित की। पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक चेयरमैन, अकरम खान और कैलाशो सैनी सहित 4 मेंबर बनाए। करनाल में धान घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, अधिकारियों और आड़तियों की मिलीभगत, गुपचुप जांच से नहीं खुलेगा सच। खाटू श्याम व जयपुर के लिए पूरे नवंबर महीने चलेगी 3 स्पेशल ट्रेनें, देखिए टाइमिंग व स्टॉपेज। हरियाणा बीजेपी विधायक बोले, हर दफ्तर में अधिकारी पैसे लेते हैं। गौतम ने कहा, कई नेता बेईमान, सफेदों को तो कूड़ा करकट समझ रखा है। हरियाणा में डीएपी पर विपक्ष का एक सुर। कांग्रेस बोली, खाद की कमी, तो वहीं अभय चौटाला ने कहा, किसानों को मुजरिम बनाया, हाथों पर मोहर लगाई जा रही। कपास उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी, इस तारीख से शुरू होगी एमएसपी पर सरकारी खरीद। रिटायर्ड पेंशनरों को नवंबर में देना होगा लाइफ सर्टिफिकेट। फरीदाबाद डीटीओ का शेड्यूल जारी, घर बैठे ऑनलाइन जमा कराने की भी सुविधा। यूजीसी ने 22 फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की। इनमें पढ़ने वालों की डिग्री मान्य नहीं होगी। लिस्ट में दिल्ली टॉप पर, तो वहीं दूसरे नंबर पर यूपी। आंध्र प्रदेश में 5.5 घंटे चला मोन्था का लैंडफॉल। काकीनाडा से उड़ीसा की ओर बढ़ा, सुबह तक पहुंचेगा। एप्पल की मार्केट वैल्यू पहली बार $4 ट्रिलियन पार की। ये भारत की जीडीपी के बराबर। आईफोन 17 की लॉन्चिंग के बाद कंपनी का शेयर 15% चढ़ा। और अब मोबाइल पर नंबर के साथ कॉलर का नाम भी दिखेगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए ट्राई और डॉट का बड़ा फैसला। और अब खबरें विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मोन्था और अरब सागर के ऊपर बन रहे गहरे दबाव के साथ उत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय होने जा रहे पश्चिमी विक्षोभ ने देश के मौसम का रवैया पूरी तरह से बदल दिया है। अगले 4 से 5 दिनों तक देश का लगभग 1/3 हिस्सा बारिश और तेज हवाओं की चपेट में होगा। वहीं इसके उत्तर की ओर बढ़ने से मध्य भारत और उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम अचानक से बदल जाएगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और दिल्ली एनसीआर तक इसका असर साफ दिखाई देगा। मौसम विभाग ने 29 से 31 अक्टूबर के बीच इन राज्यों में बादल गरजने के साथ साथ बारिश की संभावना भी जताई है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और हिमालयी राज्यों में मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि तीनों सिस्टम के एक साथ सक्रिय होने से देश भर में मौसम का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा और ठंड के आगमन की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है। आज बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार हरियाणा के अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगी। एयरफोर्स की तरफ से अभी तक राष्ट्रपति का दौरे का एजेंडा जारी नहीं किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरफोर्स स्टेशन में राफेल की तकनीकी से जुड़ी जानकारी लेंगी और राफेल में उड़ान भरेंगी। जानकारी के अनुसार सुबह 8 बजे के आसपास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली से अपने विशेष विमान के जरिए अंबाला के लिए उड़ान भरेंगी। 1 घंटे में उनका विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच जाएगा। फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वह अधिकारियों को संबोधित करेंगे। फिर 12 बजे अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में राष्ट्रपति का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रवाना हो जाएंगे। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। हरियाणा में किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि जिला प्रशासन और किसानों के बीच कपास की सरकारी खरीद शुरू करने को लेकर सहमति बन गई है। सोमवार को भिवानी जिला डीसी साहिल गुप्ता और किसान संगठनों के बीच एक बैठक हुई थी, जिसमें 1 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कपास खरीदने का फैसला लिया गया। जिला उपायुक्त के साथ हुई बैठक में किसान संगठनों ने 3 दर्जन से अधिक गाँव में बाढ़ और जल भराव की निकासी का मुद्दा भी उठाया। किसानों ने कहा कि जब तक खेतों से पानी नहीं हटेगा, रबी सीजन की फसलों जैसे गेहूँ और सरसों
वादे की बिजाई संभव नहीं होगी। उन्होंने प्रशासन से जल्द जल निकासी के लिए ठोस कदम उठाने की मांग रखी। साथ ही किसान संगठनों ने बाजरा, कपास, मूंग और धान की एमएसपी पर सरकारी खरीद सुनिश्चित करने, मांग के अनुसार डीएपी और यूरिया की उपलब्धता करवाने तथा कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग भी उठाई। बाढ़ प्रभावित गाँव में 200 दिन मनरेगा काम को 600 रुपए प्रतिदिन की दर से तुरंत लागू करने और 350 करोड़ रुपए की बीमा फ्रॉड की जांच कर किसानों को ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाने की भी मांग रखी गई। जिला उपायुक्त साहिल गुप्ता ने सभी विभागीय अधिकारियों को किसानों और मजदूरों से जुड़ी हुई समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि किसानों की अधिकांश मांगों को पूरा करने पर सहमति जताई गई है और 1 नवंबर से कपास की सरकारी खरीद भी शुरू कर दी जाएगी। सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए हर साल अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है। करनाल के कुंजपुरा में स्थित सैनिक स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में छठी व कक्षा 9वीं के लिए एडमिशन के लिए छात्र व छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विद्यार्थी 30 अक्टूबर तक दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पात्र विद्यार्थी स्कूल की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। जानकारी दी गई है कि कुंजपुरा सैनिक स्कूल में छठी कक्षा में तकरीबन 120 सीटें खाली हैं। इनमें से छात्रों के लिए 108 व छात्राओं के लिए 12 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इसी प्रकार कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 20 सीटें खाली हैं। इन 20 में से 18 सीटें छात्रों व 2 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए OMR आधारित प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा पेपर व पेंसिल बेस्ड होगी। इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। छठी कक्षा की बात करें तो इसके लिए इस परीक्षा में 125 प्रश्न होंगे तथा परीक्षा 300 अंकों की होगी। इस परीक्षा में गणित के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके कुल मिलाकर 150 अंक होंगे। वहीं बुद्धि परीक्षण के लिए 25 सवाल पूछे जाएंगे जिनके कुल मिलाकर 50 अंक होंगे। भाषा ज्ञान के 25 प्रश्न होंगे जिनके लिए अधिकतम 50 अंक होंगे। इसी तरह सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके लिए भी कुल 50 अंक तय किए गए हैं। हरियाणा में बाजरा उत्पादक किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। बाजरा की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही। भावांतर भरपाई योजना का लाभ मिलने के बावजूद भी वे घाटे में ही रहेंगे। नारनौल क्षेत्र की बात करें तो इस बार अधिक बारिश से बाजरे का रंग काला पड़ चुका है। नमी भी बहुत ज्यादा रही जिसके चलते सरकारी खरीद एजेंसियों ने खरीद बंद कर दी और अब मंडियों में प्राइवेट एजेंसियां खरीद कर रही है। प्राइवेट एजेंसी मनमाने दाम पर खरीद कर रही है जिसके चलते किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकार ने बाजरे का एमएसपी 2775 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया था जिसमें 2200 रुपए एमएसपी और 575 रुपए भावांतर भरपाई योजना के शामिल हैं। वहीं किसानों का कहना है कि उनके बाजरे को 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक खरीदा जा रहा है, इसलिए भाव का अंतर 800 से 1000 रुपए तक है। यदि प्राइवेट एजेंसी 2200 रुपए खरीद करें तब जाकर किसानों को राहत मिल सकती है। इससे नीचे बिक्री पर किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। नारनौल मार्केट सचिव ने बताया कि इस बार बाजरे की खरीद प्राइवेट एजेंसी द्वारा की जा रही है। ये बाजरे की क्वालिटी के हिसाब से भाव लगा रहे हैं। सफेद बाजरा मंडी में 2400 रुपए और काला बाजरा 1600 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका है। हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर विपक्ष के नेताओं का एक सुर हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने प्रदेश में डीएपी खाद की कमी पर चिंता जाहिर की है। खाद की कमी से किसानों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार खाद के लिए किसानों के साथ मुजरिम जैसा व्यवहार कर रही है। खाद के लिए किसानों के हाथों पर मोहर लगाई जा रही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने राज्य भर में डीएपी खाद की भारी किल्लत और अनाज मंडियों में किसानों की लंबी कतारों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का अन्नदाता आज खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है जबकि भाजपा सरकार तमाशबीन बनी हुई है। राव नरेंद्र ने कहा कि सरकार तत्काल डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करे। दूसरी मांग उन्होंने किसानों को मंडियों में लाइन में खड़ा करने और हाथ पर मोहर लगाने जैसी अपमानजनक प्रक्रिया तुरंत बंद करने की। वहीं तीसरी मांग के रूप में खाद वितरण की जिम्मेदारी पारदर्शी ढंग से सहकारी समितियों को देने की। चौथी और आखिरी मांग करते हुए राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले में लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में डीएपी की भारी किल्लत के कारण परेशानी झेल रही किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदार पूरी तरह से बीजेपी सरकार है। अन्नदाता की कैसे बेकदरी की जा रही है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुबह 4 बजे से ही न केवल नौजवान किसान बल्कि उसके परिवार के बुजुर्ग और महिलाएं भी डीएपी लेने के लिए लाइनों में लगे हैं। उसके बाद भी सभी को जरूरत के हिसाब से डीएपी नहीं मिल पा रहा है। कई किसान तो बिना डीएपी के खाली हाथ ही घर वापस लौट जाते हैं।
चक्रवात मोन्था का मंगलवार शाम 7:30 बजे से आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से टकराना यानी लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हुआ था, जो कि देर रात करीब 1 बजे तक चला। इस दौरान इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब रही। इस 5.5 घंटे के पीरियड के दौरान मछलीपट्टनम में कई जगह पेड़ गिरे, समुद्र किनारे के मकान ढह गए, कई इलाकों में बिजली के तार टूट गए और पोल गिर गए। शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 घंटे में मोन्था भयंकर तूफान से साइक्लोनिक तूफान में बदल जाएगा। इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये आंध्र प्रदेश यनम तट को पार कर काकीनाडा के दक्षिणी में आगे ओडिशा की तरफ बढ़ गया है। मोन्था ने 300 किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है। ओडिशा में सुबह तक पहुंचेगा। यहाँ के 8 जिले दक्षिणी गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल, कालाहांडी और नवरंगपुर में चक्रवात का असर साफ दिखाई दे रहा है। मोन्था का असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और उड़ीसा के जिलों में देखा जा रहा है। इन राज्यों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं। समुद्र तटों पर ऊंची लहरें उठ रही हैं। कुल 120 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से सभी 32 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। तो वहीं विजयवाड़ा एयरपोर्ट से बात करें तो 16 और तिरुपति एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 22 इंस्टीट्यूट को फेक घोषित किया है। ये इंस्टीट्यूट्स बिना रिकॉग्निशन के चल रहे थे और खुद को लीगल यूनिवर्सिटी के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे। यूजीसी एक्ट 1956 के तहत ये इंस्टीट्यूट्स डिग्रियां नहीं दे सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ से डिग्रियां ली हैं वो मान्य नहीं मानी जाएंगी। हालिया मामला दिल्ली के कोटला मुबारक स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग का है। यूजीसी ने साफ किया है कि यह इंस्टीट्यूट न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। नतीजा ये है कि इंस्टीट्यूट की इंजीनियरिंग डिग्री कहीं नौकरी के लिए या किसी दूसरी जगह एडमिशन के लिए काम नहीं आ सकती है। इसके अलावा यूजीसी की साइट पर सभी 22 इंस्टीट्यूट जो कि फेक घोषित किए गए हैं उनकी लिस्ट जारी है। आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। त्योहारी सीजन पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अतिरिक्त भीड़ भाड़ और यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए रेलवे ने हरियाणा और राजस्थान के बीच 3 स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का बड़ा और अहम फैसला लिया है। इन ट्रेनों के संचालन का खाटू श्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को विशेष तौर पर फायदा पहुंचेगा। ट्रेन नंबर 09633 रिंगस रेवाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन रेवाड़ी से रात 10:50 पर रवाना होकर देर रात 1:35 पर रिंगस पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन 09634 रिंगस रेवाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन रिंगस से सुबह 3:20 पर रवाना होकर सुबह 5:20 पर रेवाड़ी पहुंचती है। बीच रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में अटेली, नारनौल, डाबला, नीमकाथाना, कांवट और श्री माधोपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन नंबर 09637 रेवाड़ी रिंगस स्पेशल ट्रेन रेवाड़ी से 11:45 पर रवाना होकर दोपहर बाद 2:45 पर रिंगस पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09638 रिंगस रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन रिंगस से दोपहर बाद 3:05 पर रवाना होकर शाम 6:20 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 09733 जयपुर भिवानी एक्सप्रेस ट्रेन पूरे नवंबर महीने में जयपुर से सुबह 7 बजे रवाना होकर दोपहर 2:20 पर भिवानी पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09734 पूरे नवंबर महीने में भिवानी से शाम 4:05 पर रवाना होकर रात 11:25 पर जयपुर पहुंचती है। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में ढेरका बालाजी, निंदड़, बेनाड, चौमू, सामोद, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगास, श्री माधोपुर, कांवट, नीमकाथाना, माउंडा, डाबला, निजामपुर, नारोल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, कोसली, झाड़ली और चरखी दादरी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक का वजीफा दिया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा। इस बारे में भिवानी एसडीएम रवि मीणा द्वारा जानकारी दी गई है कि जो भी विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे 30 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का उद्देश्य विद्यार्थियों में उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहन देना है। योजना के अंतर्गत सामान्य व पिछड़े वर्ग के छात्रों को 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर 8,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को ध्यान रहे कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। योजना से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी के लिए विद्यार्थी जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय, कमरा नंबर 164, प्रथम तल, लघु सचिवालय, भिवानी में संपर्क कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी प्रदान कर दी है। मतलब किसी कमेटी, टीम या कमीशन को बनाते वक्त ये दस्तावेज बताता है कि उनका काम क्या है, कैसे करेंगे, कितने समय में, कौन कौन शामिल होंगे और क्या क्या नियम फॉलो करने हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 अक्टूबर को कैबिनेट में लिए गए इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। सरकार ने जनवरी 2025 में ही इस कमीशन के गठन का ऐलान किया था। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन धारियों को फायदा होगा। कमीशन की अध्यक्षता
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। ये कमीशन अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगी। सेंट्रल पे कमीशन को हर कुछ सालों में बनाया जाता है ताकि सैलरी सिस्टम, पेंशन जैसे मुद्दों पर विचार किया जा सके। ये कमीशन देखता है कि क्या बदलाव जरूरी है और फिर सिफारिशें देता है। आमतौर पर इन सिफारिशों को हर 10 साल बाद लागू किया जाता है। इसी पैटर्न के हिसाब से 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ये फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 2.57 था। 8वें में ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। अभी डीए बेसिक पे का 55% है। डीए के हटने से टोटल सैलरी यानी कि बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है क्योंकि 55% डीए का हिस्सा हट जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने साफ किया है कि 12 अंकों वाला आधार नंबर सिर्फ पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं। इसके अलावा यूआईडीएआई ने यह भी कहा है कि आधार कार्ड जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। दरअसल आधार कार्ड अब तक लगभग हर जरूरी सेवा से जुड़ चुका है, लेकिन कई लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि क्या जन्म तिथि या भारतीय नागरिकता का पहचान यानी कि सबूत बन सकता है। ऐसे ही अफवाहों को खत्म करने के लिए यूआईडीएआई ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। वहीं डाक विभाग ने हाल ही में एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि आधार नंबर का इस्तेमाल आधार धारक की पहचान साबित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह नागरिकता, निवास प्रमाण या फिर जन्म तिथि का पक्का सबूत नहीं है। इसलिए जन्म तिथि साबित करने के लिए इसे अंतिम रूप से इस्तेमाल न करें। सरकार ने सभी डाकघरों को ये जानकारी सभी संबंधित लोगों तक पहुँचाने और पब्लिक एरिया में नोटिस बोर्ड पर लगाने का आदेश जारी किया है। वहीं 1 अक्टूबर से आधार डिटेल्स अपडेट करना भी महंगा हो गया है। ये करीब 5 साल में पहली बढ़ोतरी है। नाम, पता या जन्म तिथि जैसे डेमोग्राफिक बदलाव के लिए अब 50 रुपए से 75 रुपए कर दिए हैं। तो वहीं बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपए से 125 रुपए कर दिए गए हैं। वहीं नवजात शिशुओं के लिए आधार एनरोलमेंट और अपग्रेड फ्री रहेंगे। वहीं बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट 5 साल की उम्र में यानी कि 5 से 7 साल के बीच और 15 से 17 साल के बीच में अनिवार्य रूप से करवाना होगा। बुनकर सेवा केंद्र दिल्ली की तरफ से स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। उम्मीदवार को कार चलाने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए तथा उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। किसी भी वर्ग में उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 3 नवंबर है। सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। टाटा मोटर की मोस्ट अवेटिंग एसयूवी सिएरा भारत में 25 नवंबर को लॉन्च होगी। कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट अनाउंस की है। कार को कई बार टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा जा चुका है। सिएरा को आईसीई और ईवी दोनों अवतार में पेश किया जाएगा और सबसे पहले इसे एसयूवी कार का आईसीई वर्जन लॉन्च होगा। कार में 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी एडीएएस जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलेंगे। टाटा सिएरा की एक शोरूम कीमत की बात करें तो तकरीबन 11 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई किया सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, वॉक्सवैगन टाइगन, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर से होगा। नई सिएरा के आईसी वर्जन का डिजाइन 1990 में आने वाली अपनी पुरानी मॉडल से इंस्पायर्ड है, लेकिन कंपनी ने ओवरऑल डिजाइन थीम मौजूदा लाइनअप में शामिल हैरियर और सफारी की जैसी रखी है। नई सिएरा 4 दरवाजों वाली कार होगी। इसमें फ्लैश डोर हैंडल और स्टाइलिश मल्टी स्पोक डुअल टोन अलॉय व्हील्स भी उपलब्ध होंगे। दूसरी टाटा कार की तरह सिएरा एसयूवी भी फीचर लोडेड हो सकती है। इसमें 3 स्क्रीन, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, JBL साउंड सिस्टम, वेंटिलेशन के साथ पावर्ड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। इसमें 1.5 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 151 अंक गिरकर 84,628 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 30 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,936 के स्तर पर क्लोज हुआ। IT, रियल्टी और FMCG में बिकवाली देखने को मिली तो वहीं मेटल और बैंकिंग शेयर्स में तेजी देखने को मिली। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,034 रुपए घटकर 1,18,043 पर आ गई है तो वहीं चांदी की कीमत 3,135 रुपए गिरी है और ये 1,41,896 रुपए प्रति
किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,08,127 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच चुकी है। बता दें कि दिवाली जैसे फेस्टिवल के बाद इंडिया में सोने चांदी की खरीदारी का सिलसिला थम चुका है, जिससे कि सोने चांदी की डिमांड में कमी आई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।